नमस्कार, मैं रोहित झा। पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वे आए ट्रेड यूनियन वालों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे आए यहूदियों के लिए और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वे मेरे लिए आए और तब तक कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। सवाल पूछना जब देशद्रोह हो जाए तो मार्टिन निलोमर की कविता चुपचाप अंधेरे में सिरहाने रखकर पढ़ लेनी चाहिए। कविता भले ही मार्टिन निलोमर की हो मगर संदर्भ आप सबके लिए है। बीते 2 बरस में क्या क्या नहीं देखा आपने। युवाओं को बेरोजगारी से तड़पते और मरते देखा, मजदूरों को भूख से सिसकते देखा, अर्थव्यवस्था को गर्त में जाते देखा, स्थायी नौकरी को अस्थायी होते देखा, किसानों को गिड़गिड़ाते देखा कि साहेब बस इतनी घोषणा कर दीजिए कि मंडी से बाहर कोई भी सौदा एमएसपी से नीचे नहीं होगा। मगर अब नए तरह की त्रासदी आपके सामने खड़ी है। सपाट भाषा में कहे तो सरकार अब उस स्थिति में आ गई है जहां सीधे तौर पर एक ठेले पर सजाकर सरकारी संपत्तियों को कॉरपोरेट घराने के गली में ले जाकर बेचा जाएगा। सड़क से लेकर बैंक, रेल से लेकर तेल तक सब बिक रहा है। ये कोई साधारण बात तो नहीं है। इससे लोगों के रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए। क्या ये संभव है कि बीते 70 सालों में देश ने जो अर्जित किया उसे एक झटके में तबाह कर दिया जाए? मगर यकीन जानिए यही हो रहा है। मैं उस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा जो ये कहता है कि भारत अब स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं बल्कि आंशिक तौर पर स्वतंत्र लोकतंत्र बन गया है। खैर, खो तो हमने इस अर्जित लोकतंत्र को भी दिया है, पर बात इसकी नहीं हो रही है। केंद्र सरकार के 8 मंत्रालयों ने उन संपत्तियों की सूची बनाई है जिन्हें बेच दिया जाएगा या निजी क्षेत्र को देकर पैसा कमाया जाएगा। सरकार इस योजना के तहत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य बना चुकी है। इसमें बिजली, सड़क, रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरियां, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जॉइंट वेंचर में चलाए जा रहे एयरपोर्ट की इक्विटी हिस्सेदारी भी है। साथ ही दिल्ली में मौजूदा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसे मैदानों को लीज पर दिए जाने का प्लान भी तैयार किया गया है। बेचे जाने की लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनते सुनते आपका गला सूख जाएगा। सरकार अब बैंकों को भी बेचने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ करीब 10 लाख से ज्यादा बैंक कर्मी और अधिकारी बीते 15 और 16 मार्च को हड़ताल पर चले गए। 10 लाख नौकरी पेशा लोग किसी मांग को लेकर सड़क पर उतरे। ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। इस प्रदर्शनों के पीछे जो घोषणा है जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान कर दिया था कि इसी साल 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। इससे पहले आईडीबीआई बैंक को बेचने का काम चल रहा है और जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान तो पिछले साल के बजट में ही हो चुका था। वैसे ही पूरे तालाबंदी के दौरान लाखों लोगों की नौकरी गई और बेरोजगारी बढ़ी। अब लाखों लोगों को नौकरी की चिंता सड़क तक खींच लाई है। सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो कौन से बैंकों का निजीकरण करने वाली है, लेकिन अंदर खाने ये बात चलने लगी है कि सरकार 4 बैंक बेचने की तैयारी कर चुकी है। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम लिए जा रहे हैं। इन नामों की औपचारिक पुष्टि अभी भले नहीं हुई हो, लेकिन इन 4 बैंकों के लगभग 1,30,000 कर्मचारियों के रातों की नींद हराम हो गई है और बेचैनी बढ़ गई है। सोचिए ये कितना बड़ा छल है उन्हीं बैंक कर्मियों के साथ जिन्हें नोटबंदी के बाद सर आंखों पर बिठाया गया था। नोटबंदी के वक्त ये बोगस तर्क दिया गया कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये दूरगामी परिणाम कितनी दूर है कि अब दूरबीन से भी नजर नहीं आते हैं। आज अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे लाखों बैंकरों से जाकर बात करिए। इनमें से ही आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जिन्हें नोटबंदी के वक्त राष्ट्र सेवा के नाम पर अचानक नोटों का अंबार गिरने के लिए झोंक दिया गया था। कई कैशियरों से जब हिसाब जोड़ने में गलती हुई तो 20-20, 30-30 हजार की सैलरी पाने वाले बहुत से कैशियरों ने इसकी भरपाई अपने जेब से जुर्माना भरकर किया था। ये सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे महामारी के वक्त डॉक्टरों को भगवान बताकर उन पर फूल बरसाए जा रहे थे हेलीकॉप्टर से। मगर जैसे ही महामारी का असर थोड़ा कम होता है,
स्थायी नौकरी की मांग करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर लाठियां बरसाई जाती है, उन्हें रौंद दिया जाता है। जब आप थड़िया कटोरा बजा रहे थे, मैं तब भी कह रहा था कि सवाल दरअसल रोजी रोटी और नौकरी का है और सरकार इस सवाल से भाग रही है। आपको समझना पड़ेगा कि बैंकों की ये हालत एक दिन में नहीं हुई है। इसके पीछे सरकार की सालों की मेहनत, प्रताप और निष्ठा शामिल है। याद कीजिए, साल 2019 अक्टूबर के महीने में पंजाब एंड महाराष्ट्र सरकारी बैंक में 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आती है और आरबीआई इस बैंक को सील कर देती है, बिना ये सोचे समझे कि ऐसा करने से इस बैंक में जिनकी जिंदगी भर की कमाई है वो सड़क पर आ जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि बैंक के हजारों खाता धारकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बैंक के सामने से कईयों की लाशें उठने लगी। बेफिक्र हो जाइए, क्या हुआ जो किसी के पिता का इलाज रुक गया। बेफिक्र हो जाइए, क्या हुआ जो किसी के बच्चे की पढ़ाई रुक गई। बेफिक्र हो जाइए, क्या हुआ जो किसी के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसा ना हो। किसी का पैसा नहीं, मैं अपनी मेहनत का पैसा जमा किया हूँ। मैं बोलता हूँ जो भी है प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे डैड का पूरा सेविंग है सर, हमारी मम्मी का अकाउंट है सर, हमारा अकाउंट है सर, सबका अकाउंट पीएमसी के साथ। पीएमसी बैंक को चूना लगाने का खेल बीते 10 साल से चल रहा है। सोचिए, इस 10 साल तक न सरकार, न वित्त मंत्रालय, न आरबीआई को उसकी खबर लगी, और जब खबर लगी तो लोगों को बैंक से अपने ही पैसे निकालने से रोक दिया गया। इस घटना के साल भर बाद भी तालाबंदी के दौरान पीएमसी बैंक के खाता धारक अपने ही पैसों के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। सीधी सी बात है, बैंकिंग सेक्टर गर्त में जा चुका है। न बैंक में काम करने वाले खुद को सुरक्षित देख पा रहे हैं, न बैंकों में पैसा रखने वाले ही ये विश्वास कर पा रहे हैं कि उनका पैसा बैंकों में सुरक्षित रहेगा। एक आरटीआई से पता चलता है कि मौजूदा सरकार ने महज बीते 3.25 साल में ही उद्योगपतियों के 7.5 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया है। बताइए, राइट ऑफ का मतलब हुआ तमाम बड़े उद्योगपतियों ने बैंकों से कर्ज लिया और सक्षम होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाया। लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ किए गए। ठीक है, अब आपको यूपी के ज्ञानचंद की कहानी सुनाता हूं। बैठे हैं तो लेट जाइए और कहीं खड़े हैं तो चैन से बैठ जाइए और सुनिए। यूपी के रहने वाले 45 साल के ज्ञानचंद को खेत में ट्रैक्टर से कुचलकर इसलिए मार दिया गया क्योंकि ज्ञानचंद लोन नहीं चुका पाया। ज्ञानचंद ने साल 2015 में फाइनेंस कंपनी से 5 लाख रुपए का लोन लिया था। उसने साल 2017 तक फाइनेंस कंपनी को 4 लाख रुपए का लोन चुका दिया था और बाकी बचे पैसे भी जल्द ही लौटाने की बात कही थी। लेकिन इसके पहले ही रिकवरी एजेंट ज्ञानचंद के घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त ज्ञानचंद अपने खेत में काम कर रहा था। रिकवरी एजेंट उसके खेत में पहुंच गए और बाकी के बचे पैसे मांगने लगे। ज्ञानचंद गिड़गिड़ाता रहा कि वो बाकी के पैसे जनवरी तक लौटा देगा, मगर एजेंट उससे ट्रैक्टर की चाबी छीन लेते हैं। अपनी ट्रैक्टर के लिए ज्ञानचंद बोनट से लटक गया, लेकिन फिर भी एजेंटों ने ट्रैक्टर चालू कर दिया। तभी अचानक ज्ञानचंद का हाथ बोनट से फिसल गया और ट्रैक्टर के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। ज्ञानचंद चीखता रहा, ज्ञानचंद चिल्लाता रहा, मगर न अपनी जान बचा सका न ट्रैक्टर को ही रोक पाया। क्या ज्ञानचंद की यही गलती थी कि उसके नाम में अंबानी, अडानी, चौकसी में मोदी और माल्या नहीं था? यही तो रामराज्य है और इसी का डंका बीते 4-5 सालों से पीटा जा रहा है। निजीकरण सुनने में बहुत फील गुड करवाता है, सब कुछ चकाचौंध में नजर आता है, मगर उनसे जाकर पूछिए निजीकरण का मतलब, जिनके नौकरी पर इस वक्त तलवार लटक रही है। रेलवे की अलग कहानी है। ख्वाब बुलेट ट्रेन का दिखाया गया था और हालात ये हो गई कि मुनाफे के लिए रेलवे अपनी जमीन तक बेच रही है और कई ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। जनता के पैसों से बनी पटरियों पर अब निजी ट्रेनें दौड़ेगी। ठेके पर कर्मचारी तैनात होंगे,
फिर इसमें से कितनों की नौकरी जाएगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आने वाले दिनों में आपके पैरों के नीचे की ज़मीन से लेकर आपके टेलीफोन टावर तक सब नीलाम होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। हाईवे मंत्रालय सड़क बेच रहा है, खेल मंत्रालय स्टेडियम बेच रहा है। किन किन सेक्टरों के बिकने की कहानी आपको सुनाऊं? क्या आप साहस कर पाएंगे इसे सुनने की? एक बात कागज और कलम लेकर लिखकर जेब में रख लीजिए। आप सांप्रदायिकता के नशे से जब होश में आएंगे तब तक सब कुछ तबाह हो चुका होगा। सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो प्रधानमंत्री ये कहते पाए गए थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्हीं के काल में रेलवे से लेकर LIC तक सब बिक रहा है। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। 80 के दशक में दूरदर्शन पर पहली बार मिर्जा गालिब सीरीज दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया था। इसके निर्देशक खुद गुलजार साहब थे और मिर्जा गालिब का किरदार निभाया था नसीरुद्दीन शाह ने। सीरीज में एक संवाद है जो आप सबको सुननी चाहिए। गालिब के किरदार में नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि ये कैसे सौदागर आए हैं इस मुल्क में, सारा मुल्क पंसारी की दुकान बन गया है, जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है। दरअसल यही हकीकत है मौजूदा वक्त की। ये संवाद आज के लिए ही लिखी गई थी। एक बार फिर से बेफिक्र हो जाइए और मिर्जा गालिब को सुनते जाइए। आवाज भले ही नसीरुद्दीन शाह की हो। देखते दिखाते रहिए। खरीदी जा रही है। ये कैसे सौदागर आए हैं इस मुल्क में, सारा मुल्क पंसारी की दुकान बन गया है। मालूम न था कि इतना कुछ है घर में बेचने के लिए। जमीन से लेकर जमीर तक सब बिक रहा है, सब बिकता जा रहा है।